नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ज्ञान वापी मस्जिद का सर्वे बदस्तूर जारी है। वाराणसी के ज्ञान वापी परिसर का सच सामने लाने के लिए अदालत के आदेश पर सभी पक्षों की मौजूदगी में फिर से सर्वे की कार्रवाई शुरू हुई। पहले दिन का सर्वे खत्म हो चुका है। एडवोकेट कमिश्नर की मौजूदगी में सर्वेक्षण के दौरान पूरी टीम एक एक चीज की बारीकी से जांच करती नजर आई, निरीक्षण करती नजर आई। एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा और वादी प्रतिवादी पक्ष के 50 से ज्यादा लोग परिसर के अंदर गए हुए थे। ज्ञान वापी परिसर से बाहर आने के बाद कोर्ट कमिश्नर और अन्य अधिवक्ताओं ने मीडिया के सामने कुछ भी नहीं बोला है। न्यायालय का आदेश है, इसलिए सर्वे से संबंधित कोई भी जानकारी मीडिया के सामने देने से सर्वे की टीम ने मना कर दिया। पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश ने बताया कि रविवार सुबह 8 बजे से सर्वे का काम शुरू होगा। माना यह भी जा रहा है कि सर्वे टीम ज्ञानवापी के ऊपरी भाग का सर्वे करने पहुंच सकती है। जानकारी के मुताबिक आज ज्ञानवापी परिसर में मौजूद तहखाने के चारों कमरे के सर्वे का काम पूरा हो गया है। तहखाने में क्या मिला, इसकी जानकारी अभी साझा नहीं हुई है। इधर मीडिया से बातचीत में वादी पक्ष के वकील ने दावा किया है कि सभी साक्ष्य हमारे साथ हैं। सर्वे हुआ, 4 घंटे कंटिन्यू सर्वे हुआ, पसीने से भीग गए हम लोग। वादी प्रतिवादी सभी लोग सहयोग किए हैं और सरकार और प्रशासन भी भरपूर सहयोग किया। सर्वे कार्रवाई शांति ढंग से चल रही है। अभी सर्वे बाकी है। कल कहाँ का जहाँ सर्वे करने थे वहाँ का हुआ, बाकी चीजें बताना प्रतिबंधित है। ये कल भी सर्वे रहेगा सर, तहखानों में देखिए, मैंने कहा ना, सर्वे बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से दोनों पक्षों का सहमति से, प्रशासन के सहयोग से बहुत ही निष्पक्ष रूप से करवाया गया है और सर्वे की रिपोर्ट भी सबके सामने आएगी। ताले खोल के ऊपर देखिए, कुछ ताले खोले गए, कुछ ताले तोड़ने पड़े, दोनों ही चीजें सुचारू रूप से चल रहा है। कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश की तामीला कराना हमारे लिए हमारा दायित्व भी है, हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है। हमने सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब तक की कार्रवाई बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चल रही है। ज्ञानवापी मामले में अब जो है कोर्ट की जो कार्रवाई है आज की, वो पूरी हो चुकी है। विशन जी की गाड़ी जा रही है, मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए, वो गाड़ी है जहां मीडिया का जमावड़ा है। अब ये कोर्ट की कार्रवाई पूरी होने के बाद कल सुबह पुनः 8 बजे जो है कोर्ट की कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। इस समय मैं श्रृंगार गौरी, देखिए ये गेट है कैंट स्टेशन, काल भैरव मंदिर, मृत्युंजय महादेव और राजघाट, और उस पार ठीक जो है श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी है। ये ब्रैकेट है, इससे 10 कदम दूर पर ज्ञानवापी मस्जिद है, जहां पे फोर्स ने ब्रैकेटिंग कर रखी है सुरक्षा के लिहाज से। अब देखने वाली बात यह होगी कि आज की जांच रिपोर्ट में क्या निकल के आता है और कल क्या जांच होती है। आज 3 तहखानों को खोलकर उसकी पूरी वीडियोग्राफी कराई गई। उसके बाद जो एक हिंदू पक्ष की तरफ श्रृंगार गौरी की तरफ है, वो चौथा, उसका भी वीडियोग्राफी कराया गया है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ धर्मेंद्र चौबे, जनता टीवी, वाराणसी। तो वहीं ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। ज्ञानवापी मस्जिद में हो रहे सर्वे को लेकर के ओवैसी ने कहा कि हमने बाबरी मस्जिद को खो दिया, अब दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। उन्होंने कहा कि देश में कभी कोई मुस्लिम वोट बैंक नहीं था और ना ही होगा। अगर मुस्लिम सरकार बदल सकते हैं तो भारतीय संसद में इतना कम मुस्लिम प्रतिनिधित्व नहीं होता। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि हम किसी और मस्जिद को खोने नहीं देंगे, ज्ञानवापी मस्जिद थी और रहेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पुराने 1991 के कानून का उल्लंघन कर रही है। इस दौरान ओवैसी ने विपक्षी पार्टियों पर भी मौन धारण करने का आरोप लगाया है कि पूरे देश को, विश्व को झूठ बोला गया था कि बाबरी मस्जिद को किसी एक बादशाह ने मंदिर को तोड़कर बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झूठ है, ऐसा हुआ ही नहीं। अब आप सर्वे की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी आने जाने से पहले सब बोलते हैं वो एएसआई का सर्वे हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई के सर्वे को माना ही नहीं। तो फिर इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब 1991 का जो कानून बनाया गया, उसमें कहा गया कि मस्जिद हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो, कोई भी हो, जो 15 अगस्त 47 को जो थी वो रहेगी, ना उसका नेचर और कैरेक्टर बदला जाएगा। और इसी बात को, कानून को, सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद, राम मंदिर के टाइटल सूट में कहा कि ये कानून सेक्युलरिज्म और बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो किस बुनियाद पर आप सर्वे करा रहे हैं भाई?
इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम उस कोर्ट के फैसले को, उससे हमारा इख्तलाफ है, उस कोर्ट के फैसले से हमारा, और अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है। अब देखते सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। तो इस बीच बजट से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 23 मई से शुरू होगा यूपी का विधानसभा बजट सत्र। 26 मई को यूपी सरकार सदन में पेश करेगी बजट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट को पेश करेंगे। यूपी का बजट 23 मई को राज्यपाल दोनों सदनों में अभिभाषण भी देने वाले। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको इस वक्त भी दे रहे हैं। 24 और 25 मई को राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन की चर्चा की शुरुआत होगी। 27 मई को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी और 28 मई को सदन में बजट पर चर्चा होगी। 30 मई को भी सदन में बजट पर चर्चा होनी है। 31 मई को सदन में बजट पर मतदान होगा। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनूप हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। अनूप, 23 मई से आगाज है बजट सत्र का, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की जो अपेक्षाएं हैं क्या इस बजट सत्र में पूरी होती हुई नजर आएंगी? देखिए, 18वीं विधानसभा का पहला बजट सत्र होगा। निश्चित रूप से जो जनता की उम्मीदें हैं, खरी पर सरकार उतरती है, क्या उतरती है, लेकिन इस बार बहुत कुछ बदला हुआ है, क्योंकि पहले से विधायक भाजपा के कम है, विपक्ष मजबूत है। निश्चित रूप से हंगामे के आसार जिस तरीके से उम्मीद लगाई जा रही है, और समाजवादी पार्टी के जो विधायक या फिर नेता वो लगातार कहते आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो जनता के सवाल हैं वो उठाएंगे। निश्चित रूप से जिस तरीके से एक कार्यक्रम जारी हुआ है कि 23 तारीख से 31 तक बजट जो विधानसभा सत्र चलेगा। पहले दिन जो राज्यपाल के अभिभाषण होंगे, 2 दिन उस पर चर्चा होगी, और 26 तारीख को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे और फिर उस बजट पर चर्चा होगी, और कई जो 4 विधेयक हैं उनको भी उसमें पटल पर रखा जाएगा, उस पर भी चर्चा होगी। तो निश्चित रूप से एक बड़ा कार्यक्रम है। ये जो बजट है, सतीश बहाना चूंकि विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके अध्यक्षता में होगी। पहली बार वो अध्यक्ष बने हैं, तो बहुत कुछ बदला है। अब इस बार जो विपक्ष है वो भी काफी मजबूत है। देखना होगा ये बजट सत्र में क्या कुछ जनता के लिए होगा। ये उम्मीद जताई जा रही कि पिछली सरकार में जो बजट पास हुआ था उस आंकड़े से ज्यादा इस बार का बजट आने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं या फिर जिस तरीके से विभागों में प्रेजेंटेशन चला है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है अनूप की बजट इस बार बहुत बदला हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस बार बजट जो है वो डिजिटलाइज भी होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहला पेपरलेस बजट पेश करने वाली योगी सरकार थी, और इस बार पहली सदन की कार्रवाई जो कि पेपरलेस होगी, डिजिटलाइज्ड होगी, वो भी उत्तर प्रदेश उस दिशा में भी इसी बजट सत्र के साथ आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर जिले का दौरा किया। एयरपोर्ट पहुंचते ही जनप्रतिनिधियों ने सीएम का फूल का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया है। एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री का काफिला सीधे कुशीनगर महापरिनिर्वाण मंदिर पहुंचा, जहां पर उन्होंने मंदिर भ्रमण किया और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के चल रही तैयारी का निरीक्षण किया है। सीएम ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा की पूजा अर्चना भी करी, तैयारियों का जायजा लिया। जिले के राजलिंगम ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की चर्चा करते हुए बताया कि पीएम मंदिर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा की विशेष पूजा अर्चना करके चीवर चढ़ाएंगे। चीवर चढ़ाने के दौरान मंदिर में 5 बौद्ध भिक्षुओं का समूह मौजूद होगा। प्रधानमंत्री 2 से 5 मिनट तक मंदिर में ही मेडिटेशन करते नजर आएंगे। मिली जानकारी के हिसाब से प्रधानमंत्री 16 मई को सुबह 9 बजे कुशीनगर पहुंच जाएंगे। तो वहीं राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद भी हैं और आज लखनऊ में आयोजित पूंजी बाजार कार्यशाला में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के अलावा प्रदेश के कई सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी शामिल हुए हैं। तो वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, कोविड के कारण अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, हम उससे उबरने के लिए काम कर रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा, हमारे देश का बिजनेस इकोसिस्टम को चलाने में सीएम की अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए व्यक्ति में स्किल का होना बेहद जरूरी है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमने नई शिक्षा नीति में व्यवस्था की है। आज हमने बैंकों को मजबूत बनाया, हमने इनसाइडर ट्रेडिंग पर लगाम लगाई है। मैंने पहले कहा कि इसमें आपने कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया, इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। और साथियों, हमारे देश का जो कमर्शियल इकोसिस्टम है, जो बिजनेस इकोसिस्टम है, उसे चलाने में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैं तो ये कह सकता हूं कि जो दुनिया के ताकतवर लोग होते हैं, ताकतवर जो समूह होते हैं, उन ताकतवर समूहों में से आप एक हैं। अब कहीं पर कोई कागज रखा हो, ऐसे ही फेंका हुआ, और यदि उस पर आपकी सिग्नेचर हो गई तो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट हो गई। दुनिया कोविड के संकट से त्रस्त हो, और जब मैं यहां टैक्स कलेक्शन की बात कर रहा हूं तो ये अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह लोकहित की पूर्ति का इसे एक साधन है। टैक्सेशन जनहित के कार्यों को संपन्न करने का एक माध्यम होता है। टैक्सेशन न हो, टैक्स यदि न हो, लोकहित के बहुत सारे काम नहीं किए जा सकते। और मुझे बताते हुए खुशी और संतोष का अनुभव होता है कि वर्तमान सरकार की नई टैक्सेशन जो सिस्टम को देशवासियों का पूरा सहयोग मिला है। कोविड के संकट के समय जब वही रेवेन्यू प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के रूप में 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न के रूप में पहुंचाया जा रहा है। हाई क्वालिटी एजुकेशन की दृष्टि से भी मैंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट ने कई मेजर स्टेप्स उठाए हैं। महिलाओं की सेफ्टी और डिग्निटी इंश्योर करने के लिए मिशन शक्ति जैसे अभियान जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की यहां चर्चा मैं करना चाहूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उसका परिणाम मैं समझता हूं कि आपको उत्तर प्रदेश में, मैं नहीं चाहता हूं कि हमने इसमें परफेक्शन हासिल कर दिया, ऐसा नहीं, लेकिन उस दृष्टि से हम काफी कदम आगे बढ़ा रहे हैं, इतना तो मैं कह सकता हूं। और इन मिशन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं और इसी बीच संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा के निधन पर सीएम योगी ने गोरखपुर में आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। इस दौरान 280 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण कार्यक्रम इसमें शामिल था। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा के निधन पर उत्तर प्रदेश में आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। इससे पहले सीएम योगी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा के निधन पर गहरा शोक भी प्रकट किया था। उन्होंने इस शेख के परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट की। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी आज रामगढ़ ताल क्षेत्र स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क में 144 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और जनसभा करने वाले थे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री 33.16 करोड़ रुपए की लागत वाली ग्रामीण अभियंत्रण विभाग और गोरखपुर विकास प्राधिकरण की 40 परियोजनाओं का लोकार्पण करने वाले थे। तो वहीं 111.33 करोड़ की लागत वाली आवास विकास परियोजना, बाढ़ खंड और लोक निर्माण विभाग की 21 परियोजनाओं का शिलान्यास सुनिश्चित था। दिल्ली के मुंडका में शुक्रवार को एक व्यवसायिक इमारत में आग लगने की घटना को लेकर के यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने गहरा दुख जाहिर किया और श्रद्धांजलि भी दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि दिल्ली में कल एक दुर्भाग्यपूर्ण भीषण अग्नि दुर्घटना में हुई लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि मृतकों की आत्मा को शांति और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करते हैं। उत्तराखंड प्रदेश में चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु देवभूमि में दर्शन के लिए आ रहे हैं। देवभूमि के प्रवेश द्वार मंगलौर बस अड्डा अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। उत्तराखंड सरकार यात्रियों की बेहतर सुविधा के लिए कई योजना चलाने का दावा कर रही है, जिससे यात्रियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी सरकार के तमाम वादों को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे ना तो 3 साइड है जी, कोई ना कोई बैठने की सुविधा है जी, बहुत ज्यादा ही परेशान है जी। लोकल कार भी घूमने खड़ा, कम से कम जाके बैठ जाए, यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है जी। सरकार का कोई ध्यान नहीं है जी। खड़े 1-2 घंटे हो गए खड़े, यहाँ ना तो बैठने की व्यवस्था है और ना कहेंगे ना 3 साइड है। और दिल्ली जाना, दिल्ली के लिए गाड़ी के लिए देख रहे हैं और यहाँ काफी सालों से परेशानी चली धूप। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी स्थित श्री भद्रराज देवता के मंदिर में पूजा करते हुए प्रदेश की सुख एवं समृद्धि की कामना करी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भद्रराज मंदिर में आयोजित मेले में भी प्रतिभाग किया, जहां पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि भद्रराज मेले के लिए राजकीय मेले की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही
दुधली डिगौली मोटर मार्ग के डामरीकरण के लिए इसी वित्तीय वर्ष में धनराशि स्वीकृत की जाएगी। भद्रराज मंदिर में पेयजल और विद्युत की व्यवस्थाओं को प्राथमिकता में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र की कई मांगों का परीक्षण करते हुए उचित समाधान किया जाएगा। मसूरी क्षेत्र से जिनको लगातार आपने विधानसभा का सदस्य बनाया और वो आप सबकी समस्याओं के लिए सरकार में लगातार उसके समाधान का रास्ता निकालते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। कोविड के चलते पिछले 2 सालों से स्थगित कांवड़ मेले में इस बार बड़ी तादाद में शिव भक्तों के पहुंचने का अनुमान है। इसे लेकर जिला प्रशासन ने अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों से कांवड़ मेले की तैयारियों में अभी से जुट जाने को कहा है। सभी अधिकारियों के कांवड़ यात्रा में इस्तेमाल होने वाली सड़कों का अच्छी तरीके से निरीक्षण करते हुए 1 सप्ताह के अंदर सर्वे रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश हैं। विद्युत विभाग के अधिकारियों को कांवड़ पटरी मार्ग पर लाइन की व्यवस्था करने के साथ ही लाउड स्पीकर की भी व्यवस्था करने को कहा गया है। झूलते तारों को दुरुस्त कराने के साथ ही खतरे का जो साइन बोर्ड है उसको लगवाने के निर्देश भी दिए गए हैं। जुलाई से 26 जुलाई के बीच में जो हमारी कांवड़ यात्रा होनी है और हम लोग जिस तरह का इस बार अनुमान लगा रहे हैं कि चूंकि पिछले 2 साल कोविड के कारण यात्राएं नहीं हो पाई थी, इस बार काफी लोगों में उत्साह है। जिस तरह से चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, हम लोगों को उम्मीद है कि यहाँ पे कांवड़ यात्रा में बड़ी भारी संख्या में लोग आएंगे। तो जिला प्रशासन ने इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है ताकि हमारे कांवड़ियों को, हमारे जो धार्मिक श्रद्धालु हैं, तो किसी तरह की दिक्कत ना हो। आज एक कोऑर्डिनेशन बैठक पहले बुलाई गई थी। इसमें पुलिस विभाग और सभी जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो विद्युत विभाग हो, पेयजल का हो, नगर निगम के कर्मचारी हों, PWD, इरिगेशन, सभी की एक मीटिंग की गई और काफी विस्तृत चर्चा हुई है। और सभी विभाग के विभागाध्यक्षों को कहा गया है कि 1 सप्ताह के अंदर जो हमारे कांवड़ रूट है उनका सब खुद ही व्यक्तिगत रूप से जाकर भ्रमण कर लें। और पिछले कांवड़ यात्रा में जो तैयारियां होती थी उससे कहीं बेहतर तैयारी इस बार होनी चाहिए। उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा के दौरान अब तक 32 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। सरकार अपनी तरफ से हर संभव मदद यात्रियों को देने का दावा कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि यात्रा में श्रद्धालुओं की मौत धार्मिक आस्था की वजह से हो रही है। इस बयान पर बवाल शुरू हो गया। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि सरकार अपनी नाकामियां छुपा रही है और बीजेपी के प्रवक्ता मोक्ष प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। वहीं हम बीजेपी के प्रवक्ता को कहना चाहेंगे कि वो भी हज यात्रा पर जाकर मोक्ष की प्राप्ति कर लें। बहुत ईमानदार कोशिश मेरे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा की जा रही है। हमने कहा कि जो यात्रा में आ रहे हैं वो जिन लोगों की डेथ हुई है वो पोस्ट कोविड से कहीं ना कहीं ग्रसित थे। जिन लोगों को सांस की दिक्कत थी, जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम थी, जो लोग हाई बीपी के शिकार थे, उन लोगों को दिक्कत आती है। पहाड़ में, ये पहाड़ है और पहाड़ में जब आप चढ़ते हैं जहाँ ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, मना करने के बावजूद, क्योंकि आस्था चरम पे रहती है, बाबा बद्री, बाबा केदार से लोग मांगना चाहते हैं और वो इधर उधर की बातें बता के कि नहीं मैं स्वस्थ हूँ, वो अंदर आ जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इस रास्ते में हम चले भी गए तो हमारा ये सौभाग्य है। उस सोच के साथ, उस विचार के साथ लोग आते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, उसके बावजूद मेरी सरकार एक चेकअप करा रही है, पूरे कैंप लगाए हैं, डॉक्टर्स की व्यवस्था है, तमाम व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखा गया है। और मैं जो थोड़ा सा व्यवस्था चरमराई थी वो सिर्फ केवल उसके पीछे का कारण ये था कि जो पब्लिक आ रही थी वो रजिस्ट्रेशन करके जो लोग आ रहे थे, उत्तराखंड के लोग भी बाबा बद्री, बाबा केदार पर विश्वास रखते हैं। ये बिना रजिस्ट्रेशन के हमारे लोकल लोग जाने लगे। तो युवा मुख्यमंत्री ने आह्वान कर दिया। आज भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता का बहुत ही ऊटपटांग बयान सुर्खियां बटोर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने सोचने समझने की शक्ति खो बैठे हैं। कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा से लगातार सुनने को मिल रही अप्रिय घटना के चलते अपनी सरकार का दामन दागों से बचाने के लिए शादाब शम्स ने ये बयान दिया है। ऐसे में नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली कहावत को शादाब शम्स चरितार्थ कर रहे हैं। अपने गिरेबान में झांकने के बजाय, अपनी सरकार को अव्यवस्थाओं और कुप्रबंधन के लिए कटघरे में खड़ी करने के बजाय उनका ये कहना
कि जिन लोगों की मौतें चारधाम यात्रा के दौरान हो रही हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, तो मेरी सलाह है भाजपा के प्रवक्ता को कि एक बार वो भी हज यात्रा पर जाएं और मोक्ष को प्राप्त करें। तो ये वाकई बहुत ही ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बयान, जिस पर चर्चा भी हो रही है और बवाल भी मचा हुआ है। वक्त छोड़े से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।